नमस्कार दर्शकों, आज की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया है और आरोप लगाया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। लेकिन दर्शकों, इस बार चुनाव आयोग ने भी सीधा जवाब दिया है और कई सवाल राहुल गांधी की पार्टी से ही पूछे हैं। ऐसे में आज हम जानेंगे, क्या सच में वोट चोरी हुई? अगर धांधली थी तो कांग्रेस ने अपील क्यों नहीं की? चुनाव आयोग ने जो पूछा है, क्या वह खुद राहुल गांधी के सवालों का जवाब है? आइए दर्शकों, पूरी रिपोर्ट समझते हैं। बता दें कि बुधवार 5 नवंबर कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर पुराना मुद्दा उठाया, वोट चोरी का। उनका दावा है कि हरियाणा चुनाव में धांधली हुई थी, नकली वोट पड़े, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी और नतीजे असली जनादेश को नहीं दिखाते। ऐसे में दर्शकों, अब बात सिर्फ आरोपों तक नहीं रुकी। चुनाव आयोग ने इस बार तथ्यों के साथ जवाब लौटाया है। बता दें कि राहुल गांधी के आरोपों के बीच चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई, वो तस्वीर को बिल्कुल उलट देती है। बता दें कि चुनाव आयोग का कहना है कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान कोई भी आधिकारिक शिकायत दायर नहीं की। अगर चुनाव में गड़बड़ी थी तो कांग्रेस हाईकोर्ट क्यों नहीं गई? हरियाणा में अभी सिर्फ 22 चुनाव याचिकाएं लंबित है, पर कांग्रेस की तरफ से एक भी नहीं। ऐसे में दर्शकों, आप जरा नियम समझिए। अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि चुनाव में हेरफेर हुई है, वोटर लिस्ट गलत है, नकली वोट पड़े हैं, तो वह हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर सकता है। हरियाणा में कुल 90 सीटें थी। इन 90 सीटों में से सिर्फ 22 मामलों पर केस चल रहा है, मगर कांग्रेस ने एक भी केस फाइल नहीं की। इस पर चुनाव आयोग ने सीधा सवाल उठाते हुए पूछा है, अगर कांग्रेस को धांधली का शक था तो उसके पोलिंग एजेंट कहाँ थे? उनकी ओर से आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई गई? ऐसे में दर्शकों, चुनाव आयोग का मतलब साफ है। अगर आपने चुनाव के दौरान कुछ नहीं कहा तो अब चुनाव खत्म होने के बाद ये आरोप कितने मजबूत रह जाते हैं। तो वही दर्शकों, अब बात फर्जी मतदाताओं की जाए तो राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि बड़ी संख्या में फर्जी नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए थे। इस पर चुनाव आयोग ने फिर सवाल कर दिया कि कांग्रेस के BLA यानी बूथ लेवल एजेंट्स ने संशोधन के दौरान कोई दावा या आपत्ति क्यों नहीं की? अगर फर्जी मतदाता थे भी तो ये निष्कर्ष कैसे निकाल लिया गया कि वो भाजपा को ही वोट दे रहे थे? चुनाव आयोग ने सवाल उठाए कि पोलिंग एजेंट्स क्या कर रहे थे, फर्जी वोट का सबूत कहाँ है, वोटर लिस्ट आपत्ति समय पर क्यों नहीं उठाई गई और चुनाव याचिका तक फाइल क्यों नहीं हुई? यानी दर्शकों, तस्वीर ये बन रही है कि राहुल गांधी आरोप तो लगा रही है, लेकिन उन आरोपों को साबित करने के लिए कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक कार्रवाई नहीं हुई। अब इस पूरे विवाद में दो नैरेटिव बन रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है चुनाव में गड़बड़ी हुई, लोकतंत्र पर हमला हुआ, वोट चोरी हुआ। तो वही चुनाव आयोग का जवाब था कि अगर गड़बड़ी थी तो रिकॉर्ड कहाँ है, आपत्ति क्यों नहीं उठाई गई? ऐसे में दर्शकों, कुछ लोग राहुल गांधी के बयान को लोकतंत्र के लिए खतरा मानते हैं, तो वही कुछ लोग कहते हैं कि अगर शिकायत नहीं की तो अब राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश है। ऐसे में सवाल ये है, क्या राहुल गांधी सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव बना रहे हैं या वाकई उनके पास सबूत है जो अभी तक सामने नहीं आए? और बड़ा सवाल, अगर धांधली थी तो कांग्रेस ने कानूनी रास्ता क्यों नहीं अपनाया? ऐसे में दर्शकों, कहानी चुनाव की है, लेकिन असली जंग अब शब्दों और सवालों की है। ऐसे में आप इस विवाद पर क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी के आरोप सही है या चुनाव आयोग का जवाब ज्यादा मजबूत लगता है? अपनी राय कमेंट में लिखिए। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, महाराष्ट्र के पालघर से आज एक ऐसी बड़ी राजनीतिक बयानबाजी सामने आई है जिसने न सिर्फ सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि सामाजिक और धार्मिक बहस को भी एक बार फिर जोड़ दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने सोमवार को एक कार्यक्रम में ऐसा बयान दिया जिसे उनके समर्थक हिंदू एकता का संदेश मान रहे हैं, लेकिन विरोधी इसे साफ तौर पर राजनीतिक ध्रुवीकरण से जोड़कर देख रहे हैं। आज के इस खास रिपोर्ट में बात करेंगे राणे का पूरा बयान क्या था, इसके पीछे की राजनीति क्या है और इसके मायने क्या निकलते हैं। दर्शकों, बता दें कि पालघर में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मंत्री नितेश राणे ने मंच से ऐसा संदेश दिया जो सीधे सीधे हिंदू एकता के मुद्दे को केंद्र में लाता है। राणे ने कहा है कि जब भी हिंदू एकजुट रहते हैं तब कोई ताकत उन्हें कमजोर नहीं कर सकती। हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा था, एक है तो सेफ है। जब हिंदू संगठित है तब किसी को डरने की जरूरत नहीं। जैसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं, अगर हम अपने हिंदू राष्ट्र में एक होकर खड़े हैं तब तक चिंता की कोई बात नहीं है।
ऐसे में दर्शकों, भीड़ ने तालियों और नारों से राणे के इस संदेश का स्वागत किया। पूरा सभास्थल जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। बता दें कि नीतीश राणे के इस भाषण के कई स्तर है। पहला, हिंदू एकता का मुद्दा, दूसरा, हिंदू राष्ट्र का सीधा जिक्र और तीसरा, पीएम और योगी जैसे बड़े नेताओं से संदर्भ जोड़ने की रणनीति। यानी भाषण सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि गहरे राजनीतिक संकेत भी दे रहा है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि नीतीश राणे यही नहीं रुके, उन्होंने अपने शब्दों में एक तरह की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, यह मत भूलिए हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं। अगर किसी ने हिंदुओं को गलत नज़र से देखा तो उसकी तीसरी आंख खुल जाएगी। बता दें कि राणे के इस बयान को समर्थकों ने हिंदुत्व की रीढ़ बताया, जबकि राजनीतिक विरोधियों ने इसे नफरत फैलाने वाला चुनावी स्टंट और टारगेटेड पॉलिटिक्स करार दे दिया है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि ये वही नीतीश राणे हैं जो अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। कभी मस्जिद, बुर्का और मुस्लिम महिलाओं पर दिए गए बयान, कभी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर तेज टिप्पणियां और अब पालघर का यह नया भाषण जिसने आग में घी डालने का काम कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या संदेश सिर्फ समाज को संबोधित है या यह चुनावी मौसम की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी है। दर्शकों, महाराष्ट्र में चुनावी माहौल तेज है। बीजेपी और महायुति लगातार हिंदुत्व को मजबूत मुद्दे के तौर पर पेश कर रही है। ऐसे में नीतीश राणे का यह बयान हिंदू वोट बैंक की गोलबंदी, पार्टी लाइन को स्ट्रॉन्ग करना, विपक्ष के आरोपों का काउंटर, इन तीनों मोर्चों पर फिट बैठता है। बता दें कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और नीतीश राणे जैसे जैसे हिंदू एकता पर जोर देते गए, भीड़ उतनी ही जोश के साथ नारे लगाती रही। बैनर, भगवा झंडे, मंच पर बीजेपी नेताओं की मौजूदगी पूरे आयोजन का सेटअप बताता था कि यह सिर्फ एक पब्लिक मीटिंग नहीं थी बल्कि एक मैसेज सेंटर था। ऐसे में दर्शकों, तो सवाल साफ है, क्या नीतीश राणे का यह संदेश हिंदू समाज को एकजुट करने की अपील है या फिर यह आने वाली राजनीति का ट्रेलर? विपक्ष इसे ध्रुवीकरण बताकर सवाल खड़े कर रहा है, समर्थक इसे हिंदुओं की सुरक्षा की गरज बता रही है और जनता वह इस बहस को देख सुन रही है और फैसला शायद आने वाले चुनाव में देगी। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर धार्मिक विवाद का बारूद फट पड़ा है और इस बार निशाने पर है राज्य के मंत्री नीतीश राणे और हमला बोला है समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने। सवाल साफ है, क्या एक मंत्री का काम विकास है या धर्म को निशाना बनाना? क्या सरकार के पास मंत्रालय चलाने से ज्यादा माइक्रोफोन पकड़ने वाले नेता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नफरत फैलाने वाली भाषा अब ऑफिशियल पोर्टफोलियो बन चुकी है? दर्शकों, बता दें कि अबू आजमी ने न सिर्फ राणे पर हमला बोला है बल्कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट की वो चेतावनी भी याद दिलाई जिसमें कोर्ट ने पूछा था, क्या सरकार नपुंसक हो गई है? ऐसे में दर्शकों, हमारी ये रिपोर्ट देखिए और फिर जवाब सोचिए, मंत्री है या मुसलमान विरोधी काउंटर? दर्शकों, आपको जानकारी दी कि महाराष्ट्र की राजनीति में विवादों का मौसम कभी खत्म नहीं होता और इस बार तूफान खड़ा किया है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी ने। निशाना है नीतीश राणे और आरोप है कि लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने का। आजमी ने कहा है कि नीतीश राणे को ऐसा मंत्रालय दे दिया गया है जहां उनका काम ही बन गया है मुसलमानों पर बयानबाजी। न मसले विकास के, न जनता की समस्या, बस मुद्दा बुर्का, मस्जिद, अजान, लाउडस्पीकर और मुस्लिम महिलाओं पर तंज। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि हर बार मुसलमानों के रीति रिवाजों पर हमला, हर बार मस्जिद और अजान पर टिप्पणी और अब तो महिलाओं को तलवार उठाने की सलाह। मंत्री बनकर अगर यही काम है तो ऐसे लोगों की कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं, ऐसा भी अबू आजमी ने कहा है। उनके आरोप यही नहीं रुके, उन्होंने सरकार को सीधे सुप्रीम कोर्ट की याद दिलाई कि वही सुप्रीम कोर्ट जिसने साफ कहा था अगर हेड स्पीच होती है तो सरकारें बिना शिकायत के कार्रवाई करे, कानून सिर्फ किताबों में न रहे। कोर्ट ने यहाँ तक कहा था, क्या सरकारें नपुंसक हो चुकी है? दर्शकों, बता दें कि आजमी ने ठीक यही सवाल दोबारा खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र में रोज नफरत फैलाने वाली बातें होती है, लेकिन कार्रवाई कौन करेगा? जो लोग मुसलमानों की पहचान को गाली बना रहे हैं, उन्हें मंत्री बनाकर सरकार क्या संदेश दे रही है? लोकतंत्र या धर्म का ठेका? तो वही दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि नीतीश राणे का पुराना रिकॉर्ड भी विवादों से भरा रहा है। कभी अजान पर कटाक्ष, कभी बुर्का पर टिप्पणी, तो कभी मुस्लिम महिलाओं को तलवार उठाने की नसीहत।
आजमी का कहना है कि ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि समाज को बांटने की सुनियोजित कोशिश है। इसके साथ ही राणे के बयानों ने सिर्फ सियासत को नहीं बल्कि समाज को दो हिस्सों में खड़ा कर दिया है। सवाल ये है, क्या मंत्री की कुर्सी नफरत फैलाने का लाइसेंस बन चुकी है? तो वही हेड स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है लेकिन कार्रवाई भी शून्य है। अबू आजमी ने सरकार से सिर्फ सवाल नहीं पूछा, चेतावनी भी दी। उन्होंने साफ कहा, अगर संविधान नहीं बचेगा तो कुर्सियां भी नहीं बचेगी। और आखिर में उन्होंने एक लाइन कही जिसे आज के माहौल में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि जो लोग देश को तोड़ने की भाषा बोलते हैं उन्हें मंत्री पद से उठाकर फेंक देना चाहिए। ऐसे में दर्शकों, सवाल जनता के सामने है, क्या सत्ता में बैठे लोग नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई करेंगे या फिर हेड स्पीच ही नई पॉलिटिक्स की ऑक्सीजन है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कार्रवाई करो, नेता कहते हैं बयान दो, सरकार चुप है और देश पूछ रहा है कौन नपुंसक है। ऐसे में क्या मंत्री की कुर्सी समाज को बांटने का टूल बन चुकी है या सरकार इस बार जिम्मेदारी लेगी? बात सिर्फ एक बयान की नहीं, बात है देश के ताने बाने की। ऐसे में खबर बड़ी है लेकिन बड़ा सवाल भी बाकी है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।